students, I am Dr. Sanjay Jain, Associate Professor Political Science, SRKP Government College, किशनगढ़। आज हम लोग जो पिछला लेक्चर था हमारा राष्ट्रीय शक्ति और उसके तत्वों के बारे में हमने बात करनी शुरू की थी। तो जो मेरा पहले वाला वीडियो था, पहले वाला जो हमने लेक्चर शेयर किया था मैंने आप लोगों के साथ में, तो उसमें राष्ट्रीय शक्ति के हमने भौतिक तत्वों के बारे में बात की थी और हमने राष्ट्रीय शक्ति के कोई कॉन्सेप्ट के रूप में देख लिया था कि राष्ट्रीय शक्ति क्या है और उसके कौन कौन से तत्व हैं। तो हमने तत्वों के बारे में जब बात की थी तो भौतिक और अभौतिक तत्वों के बारे में हमने बताया था। आज हम बात करेंगे अभौतिक तत्वों के बारे में। और अभौतिक तत्वों का मतलब ये है कि वो तत्व हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हमने भौतिक तत्वों के बारे में बात की थी, जनसंख्या है, प्राकृतिक संसाधन है, तो वो हमको दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष रूप से, हम देख सकते हैं। लेकिन अभौतिक तत्वों का मतलब ये है कि वो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी भी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि भौतिक तत्वों की होती है। और हम ये कह सकते हैं कि कुछ अभौतिक तत्व भी होते हैं जो राज्य को शक्तिशाली, या कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो उनके एडवर्स इफेक्ट भी डालते हैं, जो कमज़ोर भी बनाते हैं। तो अभौतिक तत्व वो की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण में और राष्ट्रीय शक्ति के प्रचालन में। तो सबसे पहला उसका अभौतिक तत्व है वो है राष्ट्रीय हौसला और चरित्र, जिसको हम कहेंगे कि पब्लिक का जो मोराल है या उसका जो कैरेक्टर है वो कितना ऊपर है। तो अगर किसी देश के लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, देशभक्त हैं, समझदार हैं, उत्साही व उद्यमी हैं, तो वह देश शक्तिशाली होगा और उस देश की वर्ल्ड पॉलिटिक्स में स्थिति बड़ी शक्तिशाली होगी। लेकिन इसके विपरीत यदि राष्ट्रीय चरित्र का अभाव है तो वो देश शक्तिशाली नहीं होगा। पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के अनेक देशों की निर्बलता का कारण है कि वहाँ पर राष्ट्रीय चरित्र की कमी है। लोग अपने देश के लिए ज़्यादा नहीं सोचते हैं, आलसी हैं, साहसी नहीं हैं। और अगर हम कहें कि वो मतलब अपने देश के बारे में कुछ पॉजिटिव सोच नहीं सकते। इसके उलट अगर हम जापान को अगर हम देखें तो जापान में हमें नेशनल कैरेक्टर का बहुत ही बड़ा, उनका जो नेशनल कैरेक्टर है उसकी ध्वनि हमको दिखाई देती है या राष्ट्रीय चरित्र उनमें दिखाई देता है। इराक ने 1990 में कुछ ही घंटों में कुवैत पे कब्जा कर लिया, लेकिन उसका कुवैत विरोध नहीं कर पाया। नाइजीरिया, सोमालिया और अफगानिस्तान में देशों में गृह युद्ध की स्थिति चल रही है, जबकि अगर हम देखें कि ब्रिटेन और जापान जैसे छोटे देशों ने राष्ट्रीय चरित्र के बल पर अपना विश्व राजनीति में या विश्व में अपना एक अलग स्थान बनाया। और हम देखें कि नेशनल कैरेक्टर के दम पे ब्रिटेन ने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। द्वितीय विश्व युद्ध में हम देखें कि इंग्लैंड या ब्रिटेन पराजय के कगार पर पहुंच चुका था, लेकिन राष्ट्रीय मनोबल और चरित्र के कारण बच गया। और इसके बारे में विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि मेरे देशवासी शत्रुओं के सामने घुटने टेकना नहीं जानते। तो इसका मतलब ये है कि आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर, लोगों के अंदर हौसला है, कैरेक्टर है, नेशनल कैरेक्टर जिसको हम बोलते हैं, तो उस देश की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। ये बात हम रशिया के बारे में भी कह सकते हैं और हम ये चीज़ भारत के बारे में भी कह सकते हैं कि उनका हौसला इतना बुलंद रहता है। जब किसी देश के सामने वो खड़े हो जाते हैं या राष्ट्रीय संकट आता है तो हम लोगों का हौसला या भारत के लोगों का हौसला भी बहुत ज़्यादा बुलंद होता है। दूसरा है नेतृत्व। अगर नेतृत्व की जहाँ तक बात है तो ये कोई हम देखेंगे कि राष्ट्रीय चरित्र और हौसला ये तो थोड़ा स्थायी कैरेक्टर आ जाता है। हर समय देश को अच्छा नेतृत्व प्राप्त हो ये कोई आवश्यक नहीं है। और ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि जब किसी देश में सुकौशल व सुयोग्य नेता होते हैं वो राज्य को शक्तिशाली बना देते हैं। और जैसे पहले विश्व युद्ध में राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में अमेरिका वॉज इनफ फॉर्चुनेट के दोनों बार उसके पास इतने अच्छे राष्ट्रपति रहे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो राष्ट्रपति थे यूएस के वो थे फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट। और उनके बुद्धिमान नेतृत्व के कारण ही आप देखते हैं कि दोनों विश्व युद्धों में अमेरिका की एक बहुत अच्छी स्थिति
में अमेरिका आ गया। और इनफैक्ट दूसरे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, तो अमेरिका एक महाशक्ति बन के उभरा। उसी समय आप देखेंगे कि स्टालिन ने जिस तरीके का नेतृत्व दिया सेकंड वर्ल्ड वॉर में, आप देखते हैं कि सोवियत संघ भी एक महाशक्ति बनकर उभरा। और इसके अलावा ब्रिटेन में हम देखते हैं तो विंस्टन चर्चिल ने एक युद्ध के समय में बहुत शानदार नेतृत्व दिया ब्रिटेन को, जिससे कि ऑलमोस्ट हारा हुआ युद्ध यूएस ने जीत लिया। लेकिन आप देखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि कई बार अगर नेतृत्व अच्छा नहीं है तो वो कई बड़ा नेता गलत काम करके भी देश को नष्ट कर सकते हैं। जैसे बिस्मार्क ने इतना बड़ा जर्मन साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन हिटलर की गलत नीतियों के कारण उनको नुकसान उठाना पड़ा। और आप देखते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, वहाँ पर भी जो लगातार अच्छा नेतृत्व नहीं होने के कारण उनकी स्थिति अच्छी नहीं है विश्व पटल पर। तो ये कई सारे कारण होते हैं कि नेतृत्व कैसा होगा और वो किस संकट के समय में वो किस तरीके से भूमिका निभाएगा या सामान्य परिस्थितियों में किस तरीके की भूमिका निभाएगा। इन सभी चीज़ों के ऊपर किसी देश की राष्ट्रीय शक्ति बहुत डिपेंड करती है। अगर नेतृत्व अच्छा है तो आप देखेंगे कि उस देश की राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि होती है। इसका बढ़िया उदाहरण है जब फ्रैंकलिन डेलिनो रूजवेल्ट की जब डेथ हुई 1945 में, तो इमीडिएट राष्ट्रपति बने राष्ट्रपति ट्रूमैन, हैरी एस ट्रूमैन, जो वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। लेकिन आप देखेंगे कि पूरी की पूरी अमेरिका की जो शीत युद्ध की विदेश नीति है वो उनके नेतृत्व में तैयार की गई। और लगभग आने वाले 40 सालों तक, 40-45 सालों तक अमेरिका ने ऑलमोस्ट उसी नीति को फॉलो किया सोवियत संघ के विरुद्ध। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि सोवियत संघ का पतन हुआ और शीत युद्ध में विजय अमेरिका की हुई। तीसरा पॉइंट है कूटनीति। दूसरे देशों से बातचीत करके अपनी विदेश नीति को सफल रूप से लागू करना कूटनीति कहलाती है। अनेक कूटनीतिज्ञों ने ऐसे काम किए जिससे देश की स्थिति बहुत सुधरी। यद्यपि वर्साई की संधि ने जर्मनी को कुचल दिया, लेकिन 1924 के बाद विदेश मंत्री स्टेट्समैन ने जर्मनी की स्थिति ऊंची कर दी। यही काम फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रियान ने किया। अमेरिका वियतनाम की लड़ाई में उलझ गया, लेकिन किसिंजर ने चाइना का गेट खोलकर कारगर विकल्प निकाल दिया। ब्रेजिंस्की, मोल्टोव और प्रोमाइको जैसे कूटनीतिज्ञों ने सोवियत संघ की विदेश नीति को सफल बनाया। भारत के कृष्णा मेनन की गिनती भी सफल कूटनीतिज्ञों में होती है, जिन्होंने सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मामले में पाकिस्तान को परास्त किया। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई अकुशल राजनीतिज्ञ अपने देश का विनाश कर, जैसे ददालियन ने फ्रांस का और भुट्टो ने पाकिस्तान का किया। नेक्स्ट है विदेशी गुट। विदेशी गुट में हम देखते हैं कि रहने वाले विदेशी लोगों के या विदेशी लोगों से सहानुभूति रखने वाले देशी लोगों के ऐसे गुट होते हैं जिसमें उस राज्य को सबल या निर्बल बनाने की अपनी भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका और ब्रिटेन में यहूदियों के ऐसे ग्रुप हैं या जो वहाँ की सरकारों को अपने प्रभाव में रखते हैं और जिससे इजराइल के फेवर में नीति बनाने में सहयोग मिलता है। ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया में नाजियों के ऐसे गुट थे जिन्होंने हिटलर का समर्थन किया और इसी प्रकार अपने देशों की स्वतंत्रता को उन्होंने पूरी तरह से नष्ट करवा दिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में चीनियों के ऐसे ग्रुप हैं या गुट हैं जो वहाँ की सरकारों को चीन विरोधी दृष्टिकोण अपनाने से रोकते हैं। ऐसे गुट अनुचित व उचित तरीके से स्थानीय सरकारों को अपने प्रभाव में रखते हैं और फिर वहाँ की सरकारें उनके समर्थन से सबल या निर्बल बन जाती हैं। तो इस प्रकार से ये विदेशी गुट भी इस तरीके से काम करते हैं। विचारधारा, नेक्स्ट पॉइंट है विचारधारा। अभौतिक तत्वों में अगला पॉइंट है विचारधारा। विचारधारा की अपनी एक अलग एक महत्व है। विचारधारा, आइडियोलॉजी जिसको हम कहते हैं, पहले भी हमने शीत युद्ध के लेक्चर के टाइम में इसको डिस्कस किया था कि आइडियोलॉजी का विचारों का ऐसा सेट है या विचारों का ऐसा समुच्चय है आइडियोलॉजी, जो अपने आप में ये मानती है कि वो जो भी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को व्याख्या कर रही है या सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए जो सोच रखते हैं वो उनकी सोच बिल्कुल ठीक है। और उदारवाद की विचारधारा को अपनाकर हम देखते हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस और जापान शक्तिशाली देश बन गए, तो फासीवादी विचारधारा ने इटली को और नाजीवादी विचारधारा ने थोड़े समय के लिए, हालांकि बहुत गलत विचारधारा थी वो, तो उन थोड़े समय के लिए उनको शक्तिशाली जरूर बनाया। लेकिन हमने ये देखिए कि आप थोड़े समय के लिए तो किसी भी गलत विचारधारा को अपना के शक्तिशाली बन सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको वो विचारधारा नुकसान देगी, जैसे कि और वो लोगों का भी नुकसान करती है, मानवता का भी नुकसान करती है। और फासीवाद और नाजीवाद इसके
बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। कम्युनिस्ट विचारधारा ने यूएसएसआर को, चीन को शक्तिशाली बना दिया, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विचारधारा स्टैग्नेंट नहीं है, विचारधारा पूरी तरह से जड़ नहीं है। अगर विचारधारा में समयानुकूल परिवर्तन नहीं होता है या विचारधाराओं में बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से अगर आप परिवर्तन नहीं करते हैं तो शायद वह देश के विनाश का कारण भी बन सकता है, और यूएसएसआर इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और चीन में ये है कि चीन में भी विचारधारात्मक आधार पर वहाँ के आप देखेंगे कि 1989 में तियाननमेन स्क्वायर का या तियाननमेन चौक का एक घटनाक्रम हुआ, जिसमें कि वो छात्र जो विरोधी थे या विचारधारा से समर्थन नहीं रखते थे, तो उन्होंने एक सरकार के विरुद्ध एक विद्रोह करने का प्रयास किया। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि चीन में अब क्या है, सिर्फ विचारधारा आपको ऊपर से दिखाई देती है कि वो साम्यवादी विचारधारा है, लेकिन चीन आप देखेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। उन्होंने अपनी नीतियों को अपनाकर, नीतियों को बदलकर अपनी पर कैपिटा इनकम पिछले 34 सालों में, 35 सालों में पर कैपिटा इनकम को लगभग 5-6 गुना कर लिया है। तो आइडियोलॉजी उनकी वैसे ऊपर के लेवल पे बनी हुई है, लेकिन आप देखेंगे कि उसके अंदर समय अनुकूल परिवर्तन होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब उसको प्रचालन के लेवल पर उसका परिवर्तन होना बहुत ही ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट है प्रचार। राज्य की ओर से किया गया प्रचार भी राज्य को शक्तिशाली बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और अक्सर उसके बारे में उदाहरण दिया जाता है कि जो हिटलर का मंत्री गोबल्स था, वो बहुत ही मतलब झूठा दुष्प्रचार करके और उसने छवि चमकाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपने प्रयासों में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। प्रचार भी अगर आपके पास अगर आप प्रचार कर रहे हैं और वास्तव में पीछे कुछ भी नहीं है, तो फिर वो प्रचार भी अच्छा नहीं होगा। 1945 में यूएसए ने जापान पर 2 बम गिराकर ये सिद्ध कर दिया कि उसके पास परमाणु शक्ति है, लेकिन स्टालिन ने केवल प्रचार से काम चलाया कि यूएसएसआर के पास हाइड्रोजन बम है। लेकिन वह हाइड्रोजन बम हमें वास्तविक रूप से कब बना पाया? सोवियत संघ 1949 में जाकर बना पाया। और तो जब परमाणु शक्ति वाला वह देश बन गया सोवियत संघ, और उसके बाद में जब राष्ट्रपति आइजनहोवर ने 1955 में खुले आकाश की योजना रखी तो क्रुश्चेव ने उसको अस्वीकार कर दिया। 1957 में यूएसएसआर ने अंतरिक्ष में अपना पहला उपग्रह छोड़ा, जिससे कि वह उसके अमेरिका के बराबर शक्तिशाली हो गया। तो ये सारे अभौतिक तत्वों के बारे में हमने बात की। अभौतिक तत्वों के बारे में हमने जब डिस्कस किया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आई, जिसमें नेशनल कैरेक्टर की बात हो गई, नेतृत्व की बात हो गई, कूटनीति की बात हो गई, विदेशी हितों की बात हो गई, विचारधारा की बात हो गई, प्रचार और प्रसार की बात हो गई। लेकिन ये सब चीज़ों के अलावा भी आप देखेंगे कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए या शक्तिशाली बनने के लिए इन सब तत्वों के अलावा भी कुछ तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, जो शायद हम लोग कई प्रचंड रूप से आप देखेंगे कि आज की टाइम में कोई देश के पास में कितनी इंटेलेक्चुअल पावर है, मतलब उसके पास में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितनी है, जिसमें उसके पास बौद्धिक संपदा कितनी है। तो एक्चुअली वो भी एक आप देखेंगे कि अगर तकनीक के माध्यम से अगर वो बौद्धिक संपदा को क्रिएट करता है, तो आप देखेंगे कि वह क्या होता है, आने वाले समय में वो राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देता है और कहीं ना कहीं उसका विश्व में साम्राज्य स्थापित हो जाता है। आप देखेंगे कि फेसबुक अमेरिका की कंपनी है, लेकिन विश्व के हर कोई ऐसा देश नहीं है, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अगर 1 अरब सब्सक्राइबर हैं, मतलब अगर फेसबुक के 1 अरब सब्सक्राइबर हैं, तो एक देश की कई देशों की जनसंख्या के बराबर उसके पास में सब्सक्राइबर बेस है। तो वो क्या हुआ, वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के माध्यम से उसने ऐसा किया। अब आप देखेंगे यूएस की जितनी कंपनियां हैं, चाहे वो अमेजॉन है, एप्पल है, वो विश्व के सारे देशों में उनकी प्रेजेंस है। तो ये आप देखेंगे कि वो भी एक राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक उसको आप मान सकते हैं। तो ये, और इसको समअप करते हुए मैं यही कहता हूँ कि राष्ट्रीय शक्ति के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है, और विश्व राजनीति में उसकी प्रतिष्ठा उसको तभी मिलती है जब उसके पास में वास्तविक रूप से राष्ट्रीय शक्ति होती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।